मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैं शायद भाषा विकास पढ़ा रहा था आपको, है ना। हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा रहा था और भाषा विकास के अंतर्गत मैंने आपको हिंदी का विकास क्रम पढ़ाया था। हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान बताए थे, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कल मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अनुच्छेद 343 हो गया, 344 हो गया, 345 हो गया, 350 का हो गया, 348 भी देख सकते हैं, और अनुच्छेद 351। सबको वन लाइनर एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और जितने फैक्ट मैंने उसके इर्द गिर्द आपको बताए होंगे वो सब के सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर बार कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, और चूंकि हम संविधान को नहीं जानते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि आप भाषा के विद्यार्थी हैं, भाषा को पढ़ते हैं, भाषा पढ़ाना चाहते हैं, तो भाषा के संबंध में ये मूलभूत जानकारियां हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो है शास्त्रीय भाषा। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेजेस। शास्त्रीय भाषा होती क्या है? देखो, हमने राज्यों की राजभाषाओं के रूप में चिन्हांकन करने के लिए 8वीं अनुसूची बनाई। भाषाओं को संवैधानिक महत्व देना हमारा एक उद्देश्य था, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने 8वीं अनुसूची बना करके भाषाओं को सूचीबद्ध करने का काम किया है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया जा चुका है, और अनेक ऐसी योजनाएं हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा या राजभाषा आयोग के द्वारा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पर इन भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लेकिन ये शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर, जब हमारे यहाँ भाषाओं का चिन्हांकन करने के लिए 8वीं अनुसूची हम बना चुके थे, तो शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्यों लेकर के आया गया? असल में शास्त्रीय भाषा ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से प्राचीन ऐतिहासिक महत्व रखने वाली भाषाओं का संरक्षण किया जाता है। ऐसी भाषाएं जिनमें पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखती हैं हमारी संस्कृति में, ऐसी भाषाओं का संरक्षण करने के लिए शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लाया गया है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में, और वर्ष 2004 में ही पहली शास्त्रीय भाषा का चिन्हांकन किया जाता है। और भारत में पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल भाषा। ये ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा पहली शास्त्रीय भाषा बनी। पहली शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा जिसको प्राप्त है वो है तमिल भाषा। इसके बाद वर्ष 2005 में दूसरी शास्त्रीय भाषा का चिन्हांकन किया गया जो थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। इसके बाद वर्ष 2008 में आप ये देखेंगे कि 2 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2 भाषाओं को, एक भाषा तो थी तेलुगु और एक थी कन्नड़। एक तेलुगु थी और एक कन्नड़ भाषा थी। इसके बाद वर्ष 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, मलयालम। और वर्ष 2014 में ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत चिन्हांकित किया गया। तो वर्ष 2004 से लेकर के वर्ष 2014 तक आप ये देखेंगे कि 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल किया जा चुका था।
तमिल सबसे पहली भाषा बनी थी, शास्त्रीय भाषा। इसके बाद संस्कृत बनी 2005 में, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ बनी, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये 5 भाषाएं कौन सी थी? तो एक भाषा तो थी मराठी, एक भाषा थी बंगाली या बांग्ला, एक भाषा थी असमिया, इसके अलावा एक भाषा थी पाली भाषा और एक भाषा थी प्राकृत भाषा। ये 5 ऐसी भाषाएं थी जिनको वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत चिन्हांकित किया गया था। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो वर्तमान में हमारे पास कुल मिलाकर 11 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो यदि वर्तमान में पूछे कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है, तो आंसर याद रखिएगा 11। इसके अलावा वर्ष 2024 को इंडिविजुअली आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा वर्ष 2024 के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा के रूप में चिन्हांकित की गई है या चिन्हांकित नहीं की गई है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके अलावा आपको 8-10 भाषाओं के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल है या इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो शास्त्रीय भाषा के वर्तमान स्वरूप को देखें तो कुल मिलाकर 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं के रूप में चिन्हांकित की जा चुकी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आज बनेगा सुखलाल, है ना। आज डेमो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप रेगुलर बैचेस का बन जाएगा। ठीक है, रेगुलर बैच का आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आज बन जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, नोटिफिकेशन ऐप में पता चलेगा भाई, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, पता चल जाता है उसमें। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, पता चल जाता है, आपको ब्लिंक कर देगा वो। ठीक है, चलो। तो वर्तमान में 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत शामिल हैं। 6 भाषाएं वर्ष 2004 से 2014 तक आपने चिन्हांकित किया और वर्ष 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट है। अब शास्त्रीय भाषा के कॉन्सेप्ट की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, जिस वर्ष पहले शास्त्रीय भाषा का चिन्हांकन हुआ उसी साल शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट निकल करके आया था, यानी वर्ष 2004 में। इसके बाद अलग अलग वर्षों में आपने भाषाओं को शामिल किया है, ये ध्यान रखिएगा। अरे तो हिंदी साहित्य तो पूरा करेंगे ही ना यार, पहले हिंदी साहित्य ही पढ़ेंगे भाई। ठीक है सुखलाल, पहले हिंदी साहित्य ही पढ़ना है अपने को। ठीक है, चलो। तो ये शास्त्रीय भाषा को अच्छे से बनाना, मैच द फॉलोइंग दे सकता है, एक तरफ वर्ष का नाम, एक तरफ शास्त्रीय भाषा, सुमेलित करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो उस पैटर्न से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उस दृष्टिकोण से भी इसको तैयार कर लिए रहना। ठीक, अब आते हैं हम लोग हमारे साहित्य वाले हिस्से में। ठीक है, यहां पर आपका भाषा बोध वाला टॉपिक होता है कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। भाषा बोध से, चाहे वो हिंदी का विकास क्रम हो, चाहे संवैधानिक प्रावधान हो, चाहे आपका शास्त्रीय भाषा हो, सब मिला करके कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपका बनेगा ही, ये मान करके चलिए। तो पिछली 3-4 क्लासेस में, 3 क्लासेस में
है ना, डेमो क्लास से जो शुरू हुआ है, 3 क्लासेस में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उनका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हिंदी साहित्य को पढ़ना। ठीक है, चलो अब सवाल यह आता है कि सर हिंदी साहित्य को पढ़ा कैसे जाए। देखो, हिंदी साहित्य को अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य को बेसिकली 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक भाग में हम पढ़ते हैं पद्य साहित्यों को, और दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं गद्य साहित्यों को। यानी पद्य खंड और गद्य खंड के नाम से ये आपके सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है, आपके सिलेबस में गद्य खंड और पद्य खंड के नाम से ये रहेगा। अब इसमें पढ़ना क्या होता है सर? देखो, सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में कि इनको पढ़ें कैसे। सर इतने सारे साहित्य हैं, इतने सारे गद्य हैं, इतने सारे उपन्यास हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, इनको पढ़ा कैसे जाए? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जब भी हम साहित्य को पढ़ने के लिए जाते हैं तो साहित्य का इतिहास हमको सर्वप्रथम पढ़ना चाहिए, सबसे पहली चीज। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक बहुत शानदार बात यह है कि इतिहास पढ़ते पढ़ते ही आप पद्य खंड को तैयार कर सकते हैं, पद्य खंड को तैयार कर सकते हैं यदि आप इतिहास को अच्छे से पढ़ रहे हैं, कालखंडों के विभाजन को अच्छे से समझ रहे हैं। तो उस कालखंड में बहुत सारे कवि मिलेंगे, बहुत सारे रचनाकार मिलेंगे। उन रचनाकारों को यदि साथ में पढ़ते जाएं तो आपका पद्य खंड वाला हिस्सा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो इतिहास वाला हिस्सा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, काल विभाजन के बारे में जानेंगे, अलग अलग कालखंड में क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं काव्यों की, रचनाओं की, वो सब हम देखेंगे। पद्य खंड के अंतर्गत क्वेश्चन के पैटर्न को जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सर यहां से क्वेश्चन 3-4 पैटर्न में आता है। कैसे? एक तो क्वेश्चन यहां से पूछता है पद्य खंड में कि पद्य खंड में आपको क्वेश्चन करेगा, एक तो पूछेगा कवि का नाम और उसकी रचना का नाम। यह आप देखिएगा कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको कोई कविता दे देगा या काव्य संग्रह का नाम दे देगा और बोलेगा कि भाई इसके रचनाकार कौन है, या 5-6 रचनाओं के नाम दे देगा JKLM और बोलेगा कि इनमें से कौन सी कविता फलाना कवि की है या फलाना कवि की नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है। तो कवि और रचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको। दूसरा आपको यहां से क्वेश्चन करता है प्रमुख काव्य पंक्तियों की। प्रमुख काव्य पंक्तियां, जहां से आपको क्वेश्चन उठा करके देता है कि भाई फलाना पंक्ति जो है वो किस रचनाकार की है बताइए। जैसे आपको क्वेश्चन कर लेगा देसिल बयना जग सब जग मिठा, देसिल बयना सब जग मिठा, इसके रचनाकार कौन है? पूछ लेगा कि इस रचना को किसने लिखा है, ये किसकी काव्य की पंक्ति है, ये आपको क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन कर लेगा कि किसी 3-4 कवियों के नाम दे देगा और बोलेगा कि भाई इनमें से कौन सा कवि जो है ना, उसने फलाना के बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको कहूंगा कि यहां से तैयार करना है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल की पुस्तक है
हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक से मैंने देखा है कि कई बार एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको निकल करके आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम इनको तैयार नहीं कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से हम लोग गलती कर रहे हैं। हमको कोशिश करना चाहिए कि इस पूरे हिस्से को एकदम अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आया तो ये सरल क्वेश्चन नहीं होते, ये जनरली सबके लिए थोड़े से कठिन क्वेश्चन होते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने अलग अलग कवियों के बारे में कुछ कहा है अपने किताब में, अलग अलग रचनाकारों के बारे में कुछ कुछ पंक्तियां बोली हैं, वो हमको देखना है। अलग अलग रचनाओं के बारे में कुछ कुछ कथन मिलते हैं आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो इस पूरे हिस्से को हमको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आपको न केवल वर्ग 2 में काम आएगा बल्कि वर्ग 1 में भी काम आएगा यदि आप एलिजिबल हैं। और यदि आप सेट की तैयारी कर रहे हो तो सेट में भी जो सिलेबस में शामिल है उसके भी चीजों को मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूंगा। क्योंकि सेट में भी अगर आप पेपर नंबर 2 में देखें तो वहां पर सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के अंतर्गत इस पर्टिकुलर सेक्शन से कई बार क्वेश्चन एकदम वर्ड टू वर्ड आए हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड, एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा है। तो अगर ये हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं तो मान करके चलिए कि आपको सेट के लिए अलग से उसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसको अच्छे से तैयार करना। वैसे ही अलग अलग रचनाकारों के द्वारा कहे गए जो कथन हैं, है ना, कुछ एक और कथन मिलेंगे आपको। जैसे इतिहास की परिभाषा में 3-4 कथन मिल जाएंगे। साहित्य के इतिहास की जब बात करते हैं तो वहां पर कुछ मत मिलते हैं हमको। तो उन रचनाकारों के या उन साहित्यकारों के उस परिभाषा को पढ़ना है जो उन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए बताया है। तो पद्य खंड से बेसिकली ये हिस्से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि वो थोड़ा सा कठिन करने के लिए जाएगा क्वेश्चन को, तो समझना वो पूछेगा कवि परिचय से। वो क्वेश्चन कर सकता है आपको कवि परिचय से। कवि परिचय से कैसे क्वेश्चन करेगा? जैसे जैसे आपको पूछ लेगा कि कबीर के गुरु का नाम क्या था, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था, है कि नहीं। तो यहां से हमको ना एकदम अच्छे से चीजों को समझना है कि भाई कौन कौन से व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कवि परिचय भी आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इतिहास सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पद्य खंडों में। अब पद्य खंड को पढ़ने के बाद फिर आप आते हैं गद्य खंड में। पद्य खंड में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप आएंगे गद्य खंड में, तो गद्य खंड के अंतर्गत आपको बहुत सारी विधाओं को देखना होता है, बहुत सारी विधाओं को देखना होता है। जैसे जैसे गद्य खंड के अंतर्गत 2 सबसे महत्वपूर्ण विधा में, 3 बोल दो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण विधा में है उपन्यास। उपन्यास उपन्यास के अंतर्गत अगर मैं कहूं ना, हाँ, ये सभी वही तो बोल रहा हूं ना, कुछ और साहित्यकार है उनकी परिभाषाओं को एग्जाम में देता है। ठीक है, हाँ, तो उपन्यास को हमको अच्छे से देखना है, ना केवल प्रेमचंद को बल्कि आधुनिक जो उपन्यासकार हैं जैसे कमलेश्वर हो गए, जैसे मन्नू भंडारी हैं, है ना, इनकी कुछ कुछ रचनाएं जो हैं वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेट के सिलेबस में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो अलग अलग पीजीटी में टीजीटी में पूछता है उनको हम अपने सिलेबस में शामिल करेंगे। उपन्यास के बाद एक महत्वपूर्ण विधा है नाटक। नाटक के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटकों को हमको पढ़ना है। इसके अलावा मोहन राकेश हो गए, है ना, इसके अलावा आपको जगदीश चंद्र माथुर को देखना है।
तो कुछ कुछ नाटककार ऐसे हैं जिनको हमको सिलेबस के अंतर्गत देखना होता है। और साहित्यकारों की यदि बात करूं या विधा की बात करूं तो यहां पर हमको देखना होता है कहानी को। कहानियों में माधवराव सप्रे से कहानी चालू होगी, है ना, टोकरी भर मिट्टी, और मूल पाठ करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कहानियां अगर बहुत लंबी हैं तो उसमें मैं आपको कुछ जरूरी फैक्ट बता करके आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर कहानियां ठीक ठाक लेंथ की हैं जिनको क्लास में पढ़ा जा सकता है, जैसे टोकरी भर मिट्टी छोटी सी कहानी है, उसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कहा जाता है, तो ऐसी कहानियों को हम क्लास में ही रीड कर लेंगे। इससे होगा ये कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा साहित्य में, और दूसरा आपका नॉलेज भी कहानियों के संबंध में बढ़ता जाएगा। तो ऐसा हम करेंगे। कहानियां पढ़ने के बाद एक टॉपिक होता है इसमें आत्मकथा। आत्मकथा में नाम बताऊंगा आपको, नाम याद करना है अपने को। इसके अलावा एक टॉपिक आता है इसमें यात्रा वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ना है हमको। राहुल सांकृत्यायन की बहुत रचना है, ठीक है। हाँ हाँ, एकांकी तो नाटक के अंतर्गत आ जाता है भाई, है ना, नाटक के अंतर्गत एकांकी आ जाता है। एकांकी क्या होता है? एक अंक वाला नाटक, ठीक है। यात्रा वृत्तांत तो हो गया। इसके अलावा आपको देखना है रेखा चित्र को। तो ये पूरा भाग मिलकर के बनता है आपका गद्य खंड। गद्य खंड, तो इसमें कहां से क्वेश्चन आता है सर? गद्य खंड में क्वेश्चन कहां से आता है? देखो, गद्य खंड में क्वेश्चन के बहुत सारे फॉर्मेट हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी विषय वस्तु ही इतनी व्यापक है। इसमें एक तो बनता है सीधा रचना और रचनाकार से। आपको रचना देकर के पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है, आप बताइए, ये क्वेश्चन बनता है। एक ये बनेगा, हाँ निबंध, सॉरी निबंध भूल रहा था मैं, है ना, हाँ निबंध है आपका। कविता क्या है? आचार्य शुक्ल, ये तो पक्का रहेगा अगर सिलेबस में ये आया ना। अगर निबंध शामिल किया तो कविता क्या है जरूर रहेगा। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको देखना है। हाँ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रचना और रचनाकार से। दूसरा यहां से बनता है उपन्यास में पात्र परिचय से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। पात्र परिचय, पात्र परिचय जो है ये बेसिकली आपको कौन कौन सी चीजों में देखने को मिलेगा? एक तो हमको देखने को मिलता है उपन्यास में, एक मिलता है नाटक में, और एक मिलता है कहानी में। इन तीन जगहों पर हमको पढ़ना होता है पात्र परिचय को, पात्र परिचय को, ठीक है। अरे जीवनी या आत्मकथा, ठीक है, हाँ जीवनी के अंतर्गत ही है वो। चलो, तो ये पात्र परिचय हमको देखना है कहां कहां? उपन्यास में देखना है, नाटक में देखना है, और एकांकी में देखना है। तीसरी चीज जहां से क्वेश्चन यहां पे आता है वो है घटनाक्रम। घटनाक्रम, घटनाक्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक तो नाटक में, सॉरी उपन्यास में, और एक कहानी में। इन दोनों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है घटनाक्रम। कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कर देता है जयशंकर प्रसाद की, जब आप चंद्रगुप्त पढ़ते हैं तो वहां पर एक कविता आती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये किसके द्वारा गाया गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उठा करके देता है। तो घटनाक्रम अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। घटनाक्रम के अलावा यहां से और क्या क्वेश्चन करता है सर? यहां से क्वेश्चन करता है प्रकाशन वर्ष। हर एक उपन्यास, हर एक नाटक का हमको प्रकाशन वर्ष याद करना है। प्रकाशन वर्ष में भी सबको नहीं पढ़ना है। प्रकाशन वर्ष में बेसिकली हमको एक तो देखना है उपन्यासों को, एक देखना है हमको नाटक को, इसके अलावा एक आता है आपका निबंध। निबंध में भी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है।
ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि आपको लगातार कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, अब गद्यों को पढ़ने का तरीका क्या है, इस पे हम आगे सब सारी बातें करेंगे, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी में आपको ये 4 चीजें तो एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये 4 चीजें, रचना, रचनाकार, पात्र परिचय अपने को पता होना चाहिए, घटनाक्रम पता होना चाहिए, और जो उपन्यास है, नाटक है, इनके प्रकाशन वर्ष हमसे बनने चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये आपका गद्य खंड हो गया। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम आज शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास वाला हिस्सा। ये वाला खंड पढ़ना हम शुरू करेंगे, इतिहास। ठीक है, क्योंकि हमारे यहां इतिहास लेखन की भी एक परंपरा रही है। चलो, तो अब कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसके लिए ना मैं थोड़ा सा पीपीटी का सहारा लेता हूं। ठीक है, मैं एक पीपीटी इसमें एंटर कर रहा हूं, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। मत जला भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है और इतिहास किसका लिखा जाता है। तो इतिहास को यदि हम परिभाषित करें तो इतिहास की परिभाषा कहती है, अगर भारतीय परंपरा देखें तो इतिहास की परंपरा कहती है इतिहास ऐसा ही हुआ था। इतिहास शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। यह इतिहास की परिभाषा है, लेकिन यह तो हमारी भारतीय परंपरा की परिभाषा हो गई। चलो, निराला जी को प्रणाम करो, आगे चलो। तो इतिहास की परिभाषा कहती है कि आप जब अतीत की घटनाओं को काल क्रमानुसार तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण के द्वारा अध्ययन करते हैं तो इस घटना को कहा जाता है इतिहास। इतिहास अनेक चीजों के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, यानी इतिहास के अंतर्गत आप अनेक चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। कैसे अनेक चीजों का अध्ययन कर सकते हैं सर? इतिहास को अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास में एक तो हम सभ्यता के विकास की बात करते हैं, सभ्यता का विकास कैसे हुआ यह हम इतिहास में देखते हैं। दूसरा, इतिहास में हम देखते हैं दर्शन का इतिहास, कि भाई दर्शन कैसे 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 करके आगे बढ़ी है और आगे बढ़ करके वर्तमान रूप में परिलक्षित हो रही है। तो दर्शन का इतिहास हम देखते हैं। इसके अलावा इतिहास में हम सामाजिक व्यवस्था का इतिहास देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था का इतिहास देखते हैं। इसके अलावा राजनीतिक परिस्थितियों का इतिहास देखते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थितियों का इतिहास हमारे द्वारा देखा जाता है। आर्थिक स्थितियों का इतिहास हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत। तो इतिहास एक बहुत बड़ी चीज है
जिसके अंतर्गत हम अनेक समाजों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। कैसे सर? जैसे जैसे सभ्यता का विकास। सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आप पढ़ते हैं कि भाई मानव जो है ना, वो डायरेक्ट आसमान से नहीं उतरा है। हालांकि प्राचीन काल में यदि देखा जाए तो ये मान्यता थी कि भाई कोई देवदूत होता है, वो देवदूत आकर के बच्चा छोड़ के जमीन में चला जाता है। अब अपने बच्चों को मन बहलाने के लिए ये सब कहानियां सब सुनाते ही थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सभ्यता का निश्चित क्रम में विकास होता है। आप जब सभ्यताओं का इतिहास देखते हैं तो आपको पता चलता है, जैसे आपको पता चलता है कि भाई पहले मनुष्य जो है वो आदि मानव के रूप में जानवर की तरह घूमता रहता था, है कि नहीं, भटकता रहता था। धीरे धीरे समय के साथ उसमें सामूहिक चेतना का विकास हुआ, और जब सामूहिक चेतना का विकास हुआ तो वो छोटे छोटे दलों में रहने लगा, कबीलों में रहने लगा। कबीले बने, झुंड बने, तो उनके लिए शिकार करना आसान हो गया, उनमें सुरक्षा का भाव आने लगा। धीरे धीरे कबीले का आकार थोड़ा बड़ा होने लगा, और यहां पर सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा आई। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा आई। सामाजिक नियंत्रण की जब अवधारणा आई तो वहां पर राज्य का निर्माण हुआ। राज्य का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है ना, गुजरात है, ये राज्य नहीं। राज्य का मतलब है एक ऐसा समूह जो कि नियमों की व्यवस्थाओं से संचालित होता है। तो राज्य की अवधारणा धीरे धीरे आई। आप प्लूटो को पढ़ेंगे तो उसने राज्य की परिभाषा को बहुत शानदार तरीके से दिया है ना। शानदार तरीके से उसने परिभाषित किया है कि राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसने नैतिकता के महत्व को बताया है राज्य में, कि राज्य में क्या चीजें होनी चाहिए और किनके संयोजन से न्याय का विकास होता है। तो राज्य का जन्म हुआ। राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ा तो यहां पर साम्राज्यवाद आया। साम्राज्यवाद का इतिहास हम पढ़ते हैं इसी सभ्यता के विकास के अंतर्गत। साम्राज्यवाद धीरे धीरे करके समाप्त हुआ। आज हम लोग जिस सभ्यता में जी रहे हैं उसको कहा जाता है लोकतंत्र। ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है जहां पर जनता का शासन चलता है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि एक इकाई के रूप में मनुष्य से लेकर के वर्तमान लोकतंत्र के आते तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंचे हो, आप कई चरणों से होते हुए वर्तमान लोकतंत्र का निर्माण करने में सक्षम हुए हो। तो इतिहास में हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार दर्शन का इतिहास आप पढ़ते हैं। जैसे आप भारतीय दर्शनों की बात करें तो भारतीय दर्शनों की शुरुआत होती है वेदों से। वेद से आप आते हो उपनिषद में, वेदांत जिसको कहा जाता है। उपनिषदों से आप पहुंचते हैं षड दर्शनों में, है कि नहीं। सबसे पहले कौन आए? वेद आए। वेद से फिर उपनिषद आए। उपनिषद हमारे यहां दर्शन के आधार माने जाते हैं। सबसे मूलभूत आधार है उपनिषद, क्योंकि उपनिषदों में ही अनेक ऐसे वाक्य कहे गए हैं जिनका दार्शनिक चिंतन आज भी होता है। आज भी आप दार्शनिक चिंतन करते हैं, जैसे अहम ब्रह्मस्मि का, जैसे तत्त्वमसि का, जैसे अयम प्रज्ञानम ब्रह्म का, है ना। असतो मा सद्गमया, ये भी उपनिषद से आया है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भी हमारे यहां महोपनिषद का वाक्य है। तो ये सारे जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं आई कहां से हैं? ये उपनिषद से आए हैं। ये दर्शन से उपजे हुए ज्ञान है। उपनिषदों से आप आगे बढ़े तो आपको षड दर्शन की परंपरा मिलती है। षड दर्शन के अंतर्गत आप नाम पढ़ते हैं
सांख्य का, आप नाम पढ़ते हैं न्याय का, योग का, वैशेषिक का, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। 6 दर्शन माने जाते हैं हमारे यहां। तो इन 6 दर्शनों का विकास धीरे 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 हुआ। बहुत बहुत सोचा गया दुनिया के बारे में, दुनिया कैसे बनी है, दुनिया किन तत्वों से मिलकर बनी है, दुनिया की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीजें जब सोच करके एक दर्शन के रूप में बांटा गया, तब वहां पर षड दर्शन की परंपरा आई। इसी षड दर्शन की परंपरा के से आगे चल करके आपको तीन बड़े शानदार दर्शन दिखाई पड़ते हैं जो कि भारतीय परंपरा में निकले हैं। एक तो निकला है बौद्ध दर्शन, एक निकला है जैन दर्शन और एक निकला है चार्वाक दर्शन। ये 3 दर्शन निकले, बौद्ध दर्शन निकला, जैन दर्शन निकला और चार्वाक दर्शन निकला। ये दर्शन निकले। अब ये दर्शन भी धीरे धीरे करके और आगे बढ़े, है ना। तो इन दर्शनों के बाद कौन आते हैं? इसके बाद फिर आते हैं आपके अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने वाले आचार्य शंकर आते हैं, शंकराचार्य आते हैं। शंकराचार्य के साथ या शंकराचार्य का खंडन करने के लिए अनेक मत दिए गए। जैसे शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, तो रामानुजाचार्य ने दे दिया विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने दे दिया विशिष्टाद्वैतवाद। और आगे बढ़े तो निम्बकाचार्य मिलेंगे आपको। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद दे दिया। और आगे बढ़े मध्वाचार्य मिलेंगे आपको। मध्वाचार्य ने तो सीधे सीधे इसके शंकराचार्य के विचारों का खंडन करते हुए द्वैतवाद दे दिया। अद्वैत नहीं, द्वैतवाद है, भक्ति की स्थापना करनी है तो द्वैतवाद के दे दिया। इसके अलावा और आप देखेंगे तो आपको कौन मिलेंगे? अपने वल्लभाचार्य जी मिलेंगे। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दे दिया। तो अनेक मत हमारे यहां धीरे धीरे प्रचलन में है। ठीक है। ए भाई फिलोसफर, प्लेटो जी कहते हैं कि जो हम देखते हैं वह सत्य नहीं है और जो हम नहीं देखते वो सत्य है। अरे प्रत्ययवाद कहा जाता है इसको, सुखलाल। पढ़ेंगे ना यार, ठीक है। फिलॉसफी पढ़ोगे कभी तो फिलॉसफी में ये सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है। तो ये दर्शन का विकास हुआ। तो क्या दर्शन यहां पर रुक गया? नहीं सर, और आगे बढ़ा दर्शन और आगे बढ़ा। फिर आए कौन? कबीरदास आए। इनकी अपनी फिलॉसफी है, कबीरदास जी की अपनी फिलॉसफी है, कबीरदास जी की। रामानंद आए, रामानंद की अपनी एक फिलॉसफी है, अपना एक दर्शन है। फिलॉसफी नहीं बोलना चाहिए, दर्शन है। रामानंद आए, उनका एक दर्शन है। और आगे बढ़े तो आधुनिक चिंतकों में आपको विवेकानंद मिलेंगे, आपको महर्षि अरविंद मिलेंगे। समग्र योग, है ना, इनका है व्यवहारिक वेदांत। आपको डॉक्टर अंबेडकर साहब मिलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मिलेंगे। आपको महात्मा गांधी जी मिलेंगे। तो ये सब कौन है? ये सब हमारे यहां के दार्शनिक हैं। तो इतिहास में हम इनका विकास पढ़ते हैं कि ये विकसित कैसे हुआ। धीरे धीरे करके सब विकसित हुआ है। तो इतिहास में हम चीजों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। इसी प्रकार आप पाश्चात्य दर्शन में जाएंगे तो पाश्चात्य दर्शन में थेल्स आएगा सबसे पहले।
थेल्स पाश्चात्य विचारधारा का पहला चिंतक माना जाता है। पाइथागोरस आएगा, परमानाइडिस आएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और आगे बढ़े तो आपको डायोजनीस मिलेंगे। डायोजनीस के समानांतर आपको कौन मिलेगा? आपको अरस्तु मिलेंगे। अरस्तु के बाद प्लेटो मिलेगा, प्लेटो के बाद सुकरात मिलेगा, प्लेटो मिलेगा, अरस्तु मिलेगा। और आगे बढ़ गए, हर कोई अपने आप में दार्शनिक होता है। आप भी दार्शनिक हो सुखलाल, ठीक है? हर कोई दार्शनिक है। दर्शन मतलब होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिससे देखा जाए। तो जिसकी, सबकी तो दृष्टि होती है ना, सबके सोचने समझने की एक विधा होती है, एक प्रवृत्ति होती है, एक तरीका होता है। तो हर कोई अपने आप में दार्शनिक होता है। आप भी दार्शनिक हो। हाँ, दार्शनिक अच्छा या बुरा हो सकता है, ठीक है? दार्शनिक अच्छा दार्शनिक, बुरा दार्शनिक हो सकता है, लेकिन दार्शनिक और अदार्शनिक नहीं हो सकता कोई, क्योंकि हर किसी के सोचने का एक तरीका होता है, ठीक है? हाँ, चलिए। वैसे ही पाश्चात्य दर्शन में मैं बता रहा था, सुकरात आए, प्लेटो आए, अरस्तु आए, इनकी एक विचारधारा थी। और आगे बढ़े तो आधुनिक फिलोसफर्स में तो लाइन से आपको नाम मिलेगा, लॉक, बर्कले, ह्यूम, आपको नाम मिलेगा यहां पर। वैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको हीगल मिलेंगे, द्वंद्वात्मक विधि लिए हुए। डेकार्ट मिलेंगे आपको। तो बहुत सारे जो दर्शन हैं, इनका विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। अब सामाजिक व्यवस्था का इतिहास हम पढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आप ये देखते हो कि भाई समाज की स्थिति किस कालखंड में कैसी थी, वो धीरे धीरे करके कैसे बदली, और कैसे बदल करके एक दूसरे रूप में आई। जैसे आप वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता को हमारे इतिहास में आदर्श सभ्यता के रूप में देखा जाता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो यहां से उत्तर वैदिक काल आया, तो सामाजिक परिस्थितियां बदली। और आगे बढ़े तो यहां से आपका महाजनपद काल आया, और सभ्यताएं बदली और परिस्थितियां बदली। और स्थिति बदली जब मौर्य युग आया या मगध का जब उदय हुआ, तो स्थितियां बदली। मगध का युग चल रहा था, अचानक विदेशी आक्रमण होना शुरू हुए, सामाजिक स्थिति बदल गई। विदेशी आक्रमण से पार पाके हमने गुप्त वंश की स्थापना की भारत में। भारत में गुप्त वंश की स्थापना हुई, फिर सामाजिक परिस्थिति थोड़ी बदली। तो हर कालखंड में सामाजिक परिस्थितियों का बदलना भी इतिहास के अध्ययन की विषय वस्तु होती है। वैसे ही राजनीतिक परिस्थितियों का इतिहास, किस कालखंड में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, ये भी हम पढ़ते हैं इतिहास के अंतर्गत। आर्थिक स्थितियां कैसी थी हर कालखंड में। जैसे आप वैदिक काल में देखेंगे तो वहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय है ना, लेकिन उसके जस्ट पिछले कालखंड में जाएंगे आप हड़प्पा काल में, तो वहां पर व्यापार मुख्य कार्य था। और आगे बढ़े तो अब धीरे धीरे करके दोनों चीजें एक अर्थव्यवस्था में योगदान करने लग जाती है। कृषि भी महत्वपूर्ण हो जाती है, व्यापार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतिहास के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल इनका अध्ययन करते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम मानव के विकास से लेकर के दर्शन के विकास तक की सारी संभावनाओं का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है, ठीक? तो इतिहास की विषय वस्तु में ये सारी चीजें शामिल हैं। अब इतिहास के बारे में कुछ कथन चिंतकों के द्वारा दिए गए हैं। जैसे एक कथन दिया गया है कार्लाइल के द्वारा। कथनों को याद रखिएगा, क्योंकि कथन जो है ना, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है? तो कार्लाइल जो है ये इतिहास को एक दर्शन के रूप में देखता है, एक फिलॉसफी के रूप में देखता है, एक दृष्टिकोण के रूप में देखता है, और कहता है कि इतिहास एक दर्शन है जो घटनाओं और दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यानी कार्लाइल का पूरा जो दृष्टिकोण है वो इस बात पर केंद्रित है कि इतिहास एक फिलॉसफी है,
और इस फिलॉसफी के माध्यम से हम क्या देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। हम कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो कैसे पता चला दोहराता है? क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं कि भाई एक व्यक्ति जो है यदि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा है तो इसका पुत्र इसको मार करके ही गद्दी प्राप्त करेगा, और इसका पुत्र इसकी गद्दी हथियाएगा इसको मार करके। हमने पढ़ा है हर्यक वंश में, जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है, अजात शत्रु का नाम आता है इसमें। ठीक है, तो जब आप कार्लाइल के इस विचार का, इस कथन का आप अवलोकन करते हैं तो आपको पता चलता है कि कार्लाइल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इतिहास को दर्शन से जोड़ने की कोशिश की है, और इसके लिए वो सहारा लेते हैं उदाहरणों या दृष्टांतों का। तो ये कथन याद रखिएगा, इतिहास एक दर्शन है। कौन कहता है? कार्लाइल कहता है। कार्लाइल का कथन है कि इतिहास एक दर्शन है। अब विको टर्मरिक वाला नहीं है भाई, है ना? हाँ, विको क्या बोलता है? इतिहास का संबंध न केवल अतीत से है बल्कि वर्तमान से भी है। तो यहां पर विको का ये जो कथन है ये इस आशय को प्रकट करता है कि इतिहास, चूंकि सर वर्ग 2 हिंदी और वर्ग 1 हिंदी के लिए एक ही बैच है, या दोनों अलग अलग लेना होगा? ठीक है, वैसे लगभग चीजें वर्ग 2 में मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको, है ना भारती, लेकिन वहां पर ना मैंने थोड़ा सा डेप्थ में ज्यादा पढ़ाया है। ठीक है, तो यदि आप वर्ग 1 तैयार करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग 2 में उतना डेप्थ है नहीं ना, वर्ग 1 में आपको डेप्थ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो इतिहास का संबंध केवल अतीत से ना होकर के वर्तमान से भी होता है, ये कथन है विको का। तो विको का ये जो कथन है ये आप समझिएगा, ये सीधे सीधे ये बोलना चाहता है कि अतीत की घटनाएं वर्तमान को प्रभावित करती हैं। जैसे आप समझिए, जैसे कि मान लो एक समय में हमारे यहां ब्रिटिश शासन था। आज हमारे यहां सामाजिक परिस्थिति को देखो, आज हमारे यहां की राजनीतिक परिस्थिति को देखो, सब में अंग्रेजी का प्रभाव दिखेगा, उस शासन का प्रभाव दिखता है। क्यों? संविधान बनाने की परंपरा हमारे यहां वहीं से आई है। हमारे यहाँ जब कैबिनेट मिशन आया 1942 में, तो उसके पहले हमारे यहाँ संविधान नाम की कोई चीज थी नहीं। वो 1860-61 में जो नियम चल रहा था, वो नियम पूरा 1947 तक चलाया गया। और मजे की बात ये कि संविधान लागू होने के बाद अभी पिछले साल बीएनएस आया है ना, भारतीय न्याय संहिता पिछले साल आया है। उसके पहले तो पूरा 1861 का आईपीसी चल रहा था, इंडियन पिनल कोड चल रहा था हमारे यहां, है कि नहीं? तो इतिहास वो प्रभावित कर रहा है हमारे वर्तमान को। वैसे ही अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव ये पड़ा कि हम औद्योगिक क्रांति की तरफ आगे बढ़े। हाँ, ये भी एक प्रभाव है। इसके अलावा हमने अर्थ का महत्व समझा, हमने पैसे का मतलब जाना, पैसे का महत्व जाना कि भाई अच्छा पैसा होता है तो ये होता है, पैसे के लिए लोग गला काट देते हैं। हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी, लेकिन हमने ये महत्व ज्यादा जाना कब? जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, जब मुगलों का हम पर आक्रमण हुआ, तब हम सीख पाए कि अच्छा शासन की पद्धतियां ये भी होती हैं, ये किया जाता है, ये ऐसा होता है, हम तब जान पाए। और आज हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हमारे पहनावे को भी देखो, आज हम जीन्स पहनते हैं, वो भारतीय परिधान तो नहीं है, वो अंग्रेजी परिधान है, दूसरी संस्कृति से आया हुआ परिधान है। इसीलिए यहां पर विको का ये कथन कि भाई इतिहास का संबंध केवल अतीत से ना होकर के वर्तमान से भी होता है, यह कथन सही है। कांट क्या कहता है? कांट बोलता है कि सृष्टि का वही विकास प्रकृति के आंतरिक विकास की बाह्य बाह्य होगा। ये ठीक है, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास की प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। ठीक है,
मतलब जो चीजें प्रकृति आंतरिक रूप से अपने आप में परिवर्तित करती है, उसी के हिसाब से सृष्टि का बाह्य रूप हमको दिखाई पड़ता है। ये ठीक वैसी है, वैसी ही बात है जैसे कि आप कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अंदर जिसके विचार में कुछ होता है, उसकी वाणी वैसी हो जाती है। आपके मन में अगर अच्छी बातें हैं, आप अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा लोगों से व्यवहार करना चाहते हैं, तो आपकी भाषा भी उसके अनुरूप हो जाती है। लेकिन मन में ही चिड़चिड़ापन भरा हुआ है, मन में ही गुस्सा भरा हुआ है, मन में ही कपट भरा हुआ है, तो धीरे धीरे आपकी भाषा भी उसी अनुरूप बदलती चली जाती है। तो जब आप प्रकृति के आंतरिक विकास को देखते हैं, तो आंतरिक विकास की प्रक्रिया से ही बाह्य रूप निर्धारित होता है, ऐसा कथन है कांट का। हीगल कहता है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। क्या मतलब सर? देखो, ये किस लेवल का बात है? ये उस लेवल की बात है जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था अपनी फिलॉसफी में। गौतम बुद्ध की फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द आता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है सर? प्रतीत्य समुत्पाद कहता है कि कोई भी घटना निरपेक्ष नहीं होती, वो एक दूसरी घटना का परिणाम होती है। इसके अंतर्गत 12 चरण गौतम बुद्ध ने बताए हैं। 12 चरण, 12 यानी 12 चरण गौतम बुद्ध ने बताए हैं कि ये इसका परिणाम होता है, फिर ये इसका परिणाम होता है, ये इसका परिणाम होता है। अविद्या से कहानी चालू होती है, अविद्या से कहानी चालू होती है। तो 12 चरणों के माध्यम से एक घटना दूसरे पर, दूसरी तीसरे पर, तीसरी चौथे पर, चौथी पांचवें पर, ऐसे करके वापस अविद्या में आप पहुंचते हैं। जन्म हुआ तो फिर से अविद्या में फंसोगे। ठीक है, जाति नाम दिया है जन्म को उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं। ये 12 चरण गौतम बुद्ध ने नाम दिया है। अरे गौतम बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद के 12 चरण। ये देखो, ये इंग्लिश में लिखा है यार, लेकिन ठीक है। ये देखो, ये चरण आपको दिखता है। ठीक है, कैसे दिखेगा? सबसे पहले आएगी अविद्या, यानी अविद्या, अविद्या सबसे पहले। ठीक है, अब अविद्या के बाद दूसरा चरण आता है संखारा। ठीक है, या इसी को बोला जाता है संज्ञा, नाम रूप कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है विज्ञान या विज्ञान, फिर आता है नाम रूप, फिर आता है, क्या लिखा है यार, सेंसेस, है ना, मतलब ये है आपका सेंसेस, मतलब हो गया इंद्रियां। ठीक है, फिर आ गया आपका छठा, ठीक है, फर्स्ट सेंसरी कॉन्टेक्ट स्टिमुलेशन, संवेदना, वेदना। फिर आ जाएगा आपका थर्स्ट, क्रेविंग, मतलब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो जाओ। फिर आएगा उपादान, फिर आएगा भव, फिर आता है जाति, और उसके बाद आएगा जरा मरण। तो कुल मिलाकर 12 चरण हैं, और 12वें चरण में जैसे ही जरा मरण के चक्र में फिर से फंसे, तो फिर कहां पहुंच जाओगे? अविद्या में फंस जाओगे।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है 12 अलग अलग चरणों के रूप में। हीगल भी इसी सिद्धांत को परिभाषित कर रहा है कि इतिहास घटनाओं का केवल अन्वेषण, घटनाओं को देखना मात्र नहीं है, उसकी घटनाओं के तथ्यों का संकलन करना बस नहीं है, बल्कि इतिहास असल में कार्य कारण के संबंध को बताता है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब हीगल ये बोलना चाहता है कि कल जो आपने काम किया था या इतिहास में कल जो परिस्थिति थी वो आज की परिस्थिति बनाने के लिए उत्तरदायी होगी। जैसे आज हमारे यहां गरीबी बहुत बड़े स्तर पर है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण अंग्रेजों के समय जो हमारा शोषण हुआ वो बिल्कुल कारण है। अंग्रेजों के समय जो हमारे पैतृक जो कार्य थे उनको हमने छोड़ करके दूसरे कार्यों को अपनाया, ये भी हमारे यहाँ पतन का एक कारण है। और उसके पीछे जाओगे तो मुगल काल में जो बहुत सारे आतताइयों ने हमारे यहाँ लोगों को आक्रांत करके उनके रोजगारों को छीना था, उनको दूसरे कार्यों में लगा दिया था, वो भी एक कारण बनता है। और इस तरीके से आज जो काम चल रहा है, अब खुद सोचो ना, आज के समय में बेरोजगारी इतनी है, कल के समय में रोजगार दर और कम होगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम है सर, मतलब बेरोजगारी तो और ज्यादा दिखाई पड़ेगी हमको। आज अगर बेरोजगारी हमको 10, 20, 25% दिखाई पड़ रहा है, तो आगे जाकर के वो और भयावह रूप में दिखाई पड़ेगी। और आगे बढ़ोगे, जनसंख्या यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो और ज्यादा भयानक रूप में दिखाई पड़ेगी हमको। तो कुल मिलाकर ये जो चक्र है या ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक इस रीजन को खत्म ना किया जाए। तो कार्य कारण का संबंध आपको दिखाई पड़ता है जब भी आप इतिहास की बात करते हैं। हमारे यहां औद्योगिक धंधों का जो पुराने प्राचीन काल से हमारे यहां जो चले आ रहे पारंपरिक कार्य थे, हमने उन कार्यों को छोड़ दिया। तो इसके कारण हम आज कृषि, हम भले गर्व से छाती पीट के बोलते हैं कि भाई हम किसान के परिवार से हैं, लेकिन खातू पालने में हम लोग को हालत खराब हो जाता है। हमको नहीं आता है सर, हमको बैला गाड़ी चलाने नहीं आता है ना। ये क्यों हुआ? हमने अपनी पुराने कार्यों को छोड़ दिया, पुराने कार्य हमने छोड़ दिए। क्यों हुआ? उसके पीछे कारण थे सर, राजनीतिक कारण थे। पैसा कम मिल रहा था, हमको अपने बड़े परिवार को पालन करना था, तो हमें और काम करना पड़ा। तो ये कारण बनता है। तो कार्य कारण के सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है कौन? हीगल। तो अगर आप इस पूरे इन चारों परिभाषाओं को देखोगे ना, तो विको और हीगल आपको एक दूसरे के जैसा प्रतीत होंगे, है कि नहीं। जैसे इतिहास का संबंध केवल अतीत से नहीं है ना, न केवल अतीत से है बल्कि वर्तमान से भी है, ये विको बोल रहा है। और इसी को एक कदम आगे लेकर के जा रहा है कौन? हीगल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, डार्विन क्या बोलता है? सुखलाल, सृष्टि का कोई अंग या तत्व का एक घटित या रचित ना होकर क्रमशः विकसित होना, ये भी है। ठीक है, अचानक से कोई चीजें नहीं होती है ना। वही तो मैंने कहा, इतिहास में जब भी आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो इतिहास में कोई भी चीजें रैंडमली नहीं होती हैं, अचानक से नहीं हो जाएगा। ठीक है, वहां पर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और यही बात तो हीगल बोल रहा है, यही बात तो हीगल बोल रहा है कि भाई कार्य कारण का श्रृंखला वहां पर आपको दिखाई जरूर पड़ेगा। ठीक, अब यदि इतिहास लेखन के दृष्टिकोण की बात करें, तो इतिहास लेखन में दो दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ते हैं। एक तो पड़ता है हमको भारतीय दृष्टिकोण और एक दिखता है पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण की यदि बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण में हमको एक आदर्शवादी स्थिति दिखाई पड़ती है। आदर्शवादी स्थिति कहने का मतलब, आप किसी एक ऐसे आदर्श को उठाते हैं जिसके द्वारा किया गया हर कार्य परफेक्ट माना जाता है, और उसके आधार पर दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों की तुलना करते हैं कि तू भाई किस काम में अच्छा है, किस काम में बुरा है ना। जैसे ये 4 काम में एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये 2 काम में परफेक्ट है, लेकिन 2 काम में परफेक्ट नहीं है।
तो इसके आधार पर सुधार की गुंजाइश यहां पर बनाई जाती है। यह आदर्शवादी प्रकृति कहलाती है और यह भारतीय परंपरा में हमको दिखाई पड़ता है। भारतीय परंपरा की खास बात, सबसे खास बात यही है कि भारतीय परंपरा में सुधार की प्रवृत्ति को तवज्जो दिया जाता है, सुधार की प्रवृत्ति को माना जाता है। ठीक, वहीं अगर पाश्चात्य, अच्छा, भारतीय दृष्टिकोण में एक और शब्द आता है कि सर भारतीय दृष्टिकोण जो है ना, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। मतलब जिसको आपने आदर्श बनाया है उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव होता है। ठीक है, श्रद्धा का भाव होता है, आप उसके खिलाफ गलत नहीं बोलते हैं, ये हमारे यहां प्रवृत्ति मिलती है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में आलोचना को एक अच्छे कार्य के रूप में देखा जाता है। आलोचना मतलब ये नहीं कि भाई उसको कुछ भी उठपटांग कोई भी मिथ्या आरोप लगा दो, नहीं। आलोचना का मतलब है तथ्यात्मक रूप से उसकी आलोचना करना। तथ्यात्मक रूप से आप आलोचना करते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो इसका खंडन ऐसे हो सकता है ना। ये यथार्थवादी है, मतलब वास्तविकता को सामने रख करके बात करने वाली प्रकृति है। दूसरा अनुसंधान मूलक है, मतलब रिसर्च वहां पर किया जाता है, बिना तथ्यों के वहां पर बात नहीं कही जाती है पाश्चात्य दृष्टिकोण में, इतिहास लेखन की परंपरा में। तो ये दो दृष्टिकोण है हमारे यहां। इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय, है ना, इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में कौन से पक्ष शामिल हैं? तो आध्यात्मिक और आदर्शवादी पद हमारे यहां शामिल हैं। यथार्थवादी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। अनुसंधान मूलक हमारे यहां नहीं है, ये पाश्चात्य दृष्टिकोण की देन है। आजकल धीरे धीरे ये शामिल हो रहा है, लेकिन, है ना, आजकल ये धीरे धीरे हमारे यहां शामिल हो रहा है। अब मुझे ना 2 मिनट टाइम देना, मैं पानी पी के आ रहा हूं, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो ये इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है हमारे यहां। अब इसके बाद यदि साहित्य की बात करें तो साहित्य की परिभाषा भी अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। ठीक है, साहित्य को यदि हम भारतीय परंपरा में देखें तो साहित्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक सा और एक है हित। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिन साहित्यों के द्वारा लोगों का हित हो, है ना, उनको साहित्यों में शामिल किया जाना चाहिए। हित यहां पर आवश्यक तत्व माना जाता है साहित्य का। ठीक, अब इसकी भी परिभाषा मिलती है और तत्वों के प्रकार बताए जाते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य है, यह परिभाषा हमको मिलती है। अब इसमें एक परिभाषा मिलती है फ्रेंच विद्वान तेन की। तेन महाशय के नाम से ये जाने जाते हैं, आप कई जगह पर इनका नाम सुनेंगे, तेन महाशय ऐसे बोला जाता है ना। तेन साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। मूलतः 3 तत्वों के द्वारा आप लिटरेचर को परिभाषित करते हैं। 3 चीजें होने पर आप कहते हैं कि भाई हाँ ये साहित्य है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहली चीज है जाति, दूसरी चीज है वातावरण और तीसरी चीज है क्षण विशेष। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि तेन के अनुसार साहित्य की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो जाति है, वातावरण है, क्षण विशेष है। ठीक है, इसको याद करना है। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ये 3 चीजें तेन के अनुसार साहित्य के 3 प्रमुख प्रवृत्तियों में शामिल है। वहीं हडसन कहते हैं कि भाई इसमें 5 तत्व होते हैं। तेन 3, याद रहेगा ना, तेन 3, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। वहीं हडसन क्या बोलता है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में कृतिकार की प्रवृत्ति, प्रतिभा व व्यक्ति की भी भूमिका होती है। ध्यान रखना, तेन ने कृतिकार की प्रवृत्ति या प्रतिभा को मानने से इंकार कर दिया। यह माना है किसने? हडसन ने। तो हडसन कहता है कि किसी भी साहित्य में 5 चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या 5 चीजें हैं? पहला है सृजन शक्ति, दूसरा है परंपरा,
तीसरा है वातावरण, चौथा है द्वंद्व और पांचवा है संतुलन। तो 3 तत्व बताए, 3 ने, हडसन बोला 5 है। 3 तत्व 3 ने बताए, कौन कौन सा? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण, क्षण विशेष। जबकि हडसन ने बोला 5 चीजें हैं। क्या क्या? सृजन शक्ति है, परंपरा है, वातावरण है, द्वंद्व है और संतुलन है। ठीक है, तो इसमें वातावरण दोनों में दिखाई पड़ेगा आपको, यहां भी दिखाई पड़ेगा, यहां भी दिखाई पड़ेगा। इसको कॉमन निकाल करके आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो 5 चीजें आपके हडसन के द्वारा साहित्य के तत्वों के अंतर्गत बताई गई हैं। इसको याद करिएगा। 5 चीजें हैं, सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। ये 5 चीजें। ठीक, तो ये साहित्य। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जर्मन चिंतकों ने इतिहास की व्याख्या में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया है? तो याद रखिएगा, ये सेट में आता है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो सेट नेट का क्वेश्चन है ये, लेकिन है तो साहित्य का ही। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जर्मन चिंतकों की जब बारी आएगी ना, तो जर्मन चिंतकों में युग चेतना को सबसे ज्यादा महत्व देने की बात सामने आती है। ये जो चिंतक है, ये देखते हैं कि भाई लोग कितने जागरूक हैं, लोगों में कितनी जागरूकता है ना। तो जर्मन चिंतकों ने युग चेतना को सर्वाधिक महत्व दिया है। अब आचार्य शुक्ल का एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा है। क्या पूछा है, क्या बोला है? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का इतिहास है। इसका मतलब ये कि जब आप आचार्य शुक्ल की इस परिभाषा को देखते हैं, तो यहां पर कहता है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वो जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है। मतलब लिखने वाला वही लिखता है जो उस समय जनता में प्रचलित होता है, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। और यहीं से निकल करके एक बात आती है जिसको आपने कई बार सुना होगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये कहां से निकल करके आया? आचार्य शुक्ल के इस वक्तव्य से। क्या कहा उन्होंने? कि भाई किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का इतिहास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आचार्य शुक्ल का ये कथन है। इसके बाद एक रचना, एक परिभाषा आती है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, है ना। इनकी भी रचना आती है हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहा कि भाई साहित्य का जो इतिहास है ये लोगों की बदलती हुई अभिरुचियां और संवेदनाओं से जुड़ी होती हैं। यानी लोग जैसा सोचते हैं, जिस चीज पर रुचि दिखाते हैं, जिस चीज के संबंध में विचार करते हैं और जिसके संबंध में उनकी संवेदनाएं जो होती हैं वो सक्रिय होती हैं, इन्हीं के आधार पर इतिहास के साहित्य की रचना की जाती है। जैसे आप फिल्मों को देखें ना, आजकल ये भी कथन प्रचलित है कि फिल्में समाज का दर्पण है। आपने सुना होगा, साहित्य को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आजकल आप फिल्म ज्यादा देखते हो सर, है नहीं? फिल्म ज्यादा देखते हो आप, साहित्य कम पढ़ते हो, तो हमको इस कथन को बदलना पड़ गया। ठीक है, और आजकल कथन क्या प्रचलित है कि फिल्म समाज का दर्पण होता है, बोलते हैं ऐसा। मतलब आप ध्यान से देखना कि फिल्मकार वही फिल्म बनाना पसंद करते हैं जो कि जनता में ज्यादा हिट हो रहा हो। होता है ऐसा कि भाई जो जिस जॉनर की फिल्म ज्यादा
लोगों के द्वारा पसंद लाई जा रही है, पसंद की जा रही है, उसी जॉनर की फिल्में ज्यादा बनाई जाती हैं निर्देशकों के द्वारा या जो फिल्म निर्माता है उनके द्वारा। सेम वैसा ही साहित्यों में है। साहित्य में अधिकांशतः ऐसी बातें लिखी जाती है जो जनता को पसंद आती हैं। इसीलिए तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का इतिहास है। और यही बात डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। ठीक है, जिनका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। मतलब ये जो अभिरुचियां आपकी बदल रही हैं, इन अभिरुचियों का संबंध होता है आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से। ठीक है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। तो ये तीन जो चीजें हैं इसको एकदम अच्छे से याद रखना। सबसे पहले तो याद रखना कि जर्मन चिंतकों ने इतिहास को व्याख्या करते समय युग चेतना को सबसे ज्यादा महत्व दिया हुआ है। दूसरी बात कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि किसी देश का जो साहित्य होता है वो वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का इतिहास होता है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। तो ये दो परिभाषाएं और ये वो फैक्ट अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यदि साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा देखें तो इतिहास लेखन की अनेक तरीके हमारे यहां प्रचलित हैं। अनेक तरीके प्रचलित हैं, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति है, जैसे कालानुक्रम पद्धति है, जैसे विधेयवादी पद्धति है, जैसे समाजशास्त्री पद्धति है, और एक विचारधारा या विमर्श के आधार पर जो पद्धति है इतिहास लेखन की वो हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति को। 5 पद्धतियां होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली पद्धति को कहा जाता है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में होता यह है कि वर्णमाला के वर्णों के अनुसार रचनाकारों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जैसे ए से आरंभ होने वाले जो कवि हैं उनको सबसे पहले रखा जाएगा, है ना। ए वाला सबसे पहले, फिर ए बी वाला, फिर ए सी वाला, फिर ए डी वाला, ऐसा। फिर बी वाले आएंगे तो बी ए वाले, बी बी वाले, बी सी वाले, बी डी वाले। तो वर्णों के क्रम के अनुसार यहां पर व्यवस्थित किया जाता है नामों को। तो जब नामों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो इस विधि को कहा जाता है वर्णानुक्रम पद्धति, यानी जहां वर्णों के क्रम के अनुसार आप कवियों का इतिहास लिखते हैं, इसको कहा जाता है वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, अब हिंदी के साहित्यकारों में यदि देखें तो वहां पर ध्यान रखना हिंदी की डिक्शनरी फॉलो होती है ना। हिंदी वर्ण क्रम के अनुसार साहित्यकारों को उनके सीक्वेंस में लगाया जाता है। अब दूसरा है, अच्छा, इस विधि का प्रयोग हिंदी के साहित्य के इतिहास लेखन में किसने किया? तो एक नाम आता है गारसा द तासी का और दूसरा नाम आता है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर का। गारसा द तासी ने 1839 में, कहीं कहीं 1838 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अधिकांश सोर्स 1839 में मानते हैं। 1839 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इस्तवार द ला लित्येतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। ये पुस्तक का नाम था। ऐसा क्यों नाम था सर? ऐसा नाम इसलिए था क्योंकि गारसा द तासी खुद एक फ्रेंच भाषा विज्ञानी थे और किस भाषा को पढ़ाते थे? ये अध्ययन कराते थे उर्दू भाषा को। उर्दू भाषा का अध्ययन कराते थे, उर्दू के टीचर थे भाई साहब। तो इन्होंने क्या किया, 1839 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इस्तवार द ला लित्येतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। ये पुस्तक का नाम रखा।
इस पुस्तक में लगभग 783 कवियों और जो लेखक थे, 783 ना, ध्यान रखिएगा, 783, 783 कवियों और लेखकों को वर्णानुक्रम से उन्होंने लिख दिया। इसी को इतिहास लेखन का या साहित्य के इतिहास लेखन का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो भारत में साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जिन्होंने शुरू की उसका नाम था गारसा द तासी। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गारसा द तासी। ये हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन करने वाले पहले व्यक्ति थे। नाम है इनका गारसा द तासी। कब लिखा इन्होंने हिंदी का इतिहास? 1839 में। पुस्तक का नाम क्या रखा इन्होंने? रखा इस्तवार द ला लित्यतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। ठीक, अब दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने 1883 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। इस शिव सिंह सरोज में इन्होंने लगभग 838 कवियों और लेखकों को वर्णानुक्रम पद्धति से उनके बारे में लिखा, उनका जीवन परिचय दिया। ठीक है, तो 838 कवियों और लेखकों का नाम, एक मिनट ना, ठीक है, तो 838 कवियों और लेखकों को इन्होंने जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण के साथ ये लिखा है उन्होंने। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या रखा इन्होंने? शिव सिंह सरोज। अच्छा, अब यहीं से अगर मैं ये बोलूं कि साहित्य के इतिहास लेखन का पहला भारतीय प्रयास किसका माना जाएगा? तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर का माना जाएगा। पहला प्रयास बोलेगा तो गारसा द तासी का, और पहला भारतीय प्रयास बोलेगा तो किसका माना जाएगा? शिव सिंह सेंगर का माना जाएगा। शिव सिंह सेंगर के बारे में याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है इनका शिव सिंह सरोज। कब लिखा इन्होंने? 1883 में। 1883 में इन्होंने लिखा। कितने कवियों का जीवन परिचय इसमें शामिल किया? तो 838 कवियों और लेखकों के नाम को इसमें जीवन परिचय के साथ इन्होंने शामिल किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये दो नामों को अच्छे से याद कर लो। हो जाएगा याद? हो जाएगा? कमेंट करके बताओ भाई जल्दी। हो जाएगा? बहुत बढ़िया। चलो, ऐतिहासिक, अब देखो ये तो पहला मेथड हो गया, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कालानुक्रम पद्धति, इसको कहा जाता है। दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, यानी कालखंड के हिसाब से आप कवियों और लेखकों को एक के बाद एक लिखते हैं, जैसे आचार्य शुक्ल ने किया है कि नहीं? हालांकि आचार्य शुक्ल जो है वो विधेयवादी पद्धति पर ज्यादा आधारित है, लेकिन एक हद तक देखा जाए तो कालानुक्रम का फॉलो उन्होंने भी किया है। ठीक है, तो कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि कालक्रम के अनुसार रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ लिख दिया जाता है। ठीक है, कालानुक्रम के हिसाब से आप रचनाकारों को
लिख देते हैं सीक्वेंस में। ठीक, आगे पढ़ेंगे ना सुखलाल, अभी अभी इतना याद रखो ना यार। ठीक है, चलो कालानुक्रम पद्धति में अब देखो, कालानुक्रम पद्धति में जिन्होंने इस विधि का प्रयोग किया है उसमें एक नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में आपको पता होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन हमारे यहां भाषा के संबंध में बहुत शोध कार्य इनका मिलता है। इवन छत्तीसगढ़ी या भारतीय भाषाओं में इनका बहुत ज्यादा शोध कार्य हमको मिलता है। भारत में ना 1784 में एक संस्था बनी थी विलियम जोन्स की अध्यक्षता में, जिसको नाम दिया जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसका मेन काम ये होता था कि भारतीय साहित्यों पर ये बहुत ज्यादा शोध कार्य करते थे। अनुवाद करने का काम, उनको अपने जर्नल में स्थान देने का काम, अपनी पत्रिका में उसको छपवाने का काम, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया जाता था। भाषा के संबंध में बहुत ज्यादा शोध कार्य इस सोसाइटी ने किया है। 1888 में क्या हुआ, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संपर्क में आए और 1888 में ही ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई एक रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ लिटरेचर, वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर, ये रचना, अरे सॉरी, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ना, एक छोटी सी गलती है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऐसा। ये जो रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की, इसका प्रकाशन होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका में। इसकी पत्रिका प्रकाशित होती है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ना एक पत्रिका निकलती थी, इसको बोला जाता था एशियाटिक सोसाइटी जर्नल। इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जर्नल में प्रकाशित हुआ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब हुआ, 1888 में। इस रचना की खास बात यह थी कि इस रचना में ग्रियर्सन ने लगभग 952 कवियों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करके लिखा था। 952 कवियों को लिखा था इन्होंने, उनके बारे में लिखा था, उनकी रचनाओं के बारे में लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, 952। ठीक है, और ये जो 952 कवि थे, इनके नामों को 11 अध्यायों में बांटा था। 11 अध्यायों में पढ़ेंगे इसको, 11 अध्याय कौन कौन से थे, है ना। ग्रियर्सन इंपॉर्टेंट है। तो ग्रियर्सन ने 952 कवियों को 11 अध्यायों में बांट करके मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में प्रकाशित करवाया। यह बात है 1888 की। ठीक है, अब
ये जो ग्रियर्सन है ना, इसकी इस रचना को हिंदी के काल विभाजन का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। बहुत सारे रचनाकार जो हैं वो इस पर्टिकुलर रचना को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं या प्रथम प्रामाणिक रचना मानते हैं। ठीक है, प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत सारे रचनाकार, और कभी मान लो क्वेश्चन में आ जाए ना कि, ध्यान से सुनिएगा, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम व्यवस्थित प्रयास किसने किया, तो ग्रियर्सन ने किया है। प्रथम प्रयास बोलेगा तो गारसा दत्त आसी है, प्रथम भारतीय प्रयास बोलेगा तो शिव सिंह सेंगर है, और प्रथम व्यवस्थित प्रयास बोलेगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन को याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ईयर याद रहेगा, है ना। गारसा दत्त आसी 1839 ईस्वी में, 1888 में आपके, 1883 में आपके शिव सिंह सेंगर, और 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन। ये हो गया सर। अब इसके बाद नाम आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने 1914 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। तो मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक थी उसमें प्रकाशन करवाया इन्होंने 3 खंडों में बांटकर, 3 खंडों में। ठीक है, 1913 में 3 भाग निकले थे, सॉरी 1913 में 2 भाग निकले थे और 1 भाग निकला था 1914 में, ऐसा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मिश्र बंधुओं ने 4 भागों में बांटा है। तो प्रथम 3 जो है वो आया 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ 1914 में। आगे पढ़ेंगे इसको, एक एक को सबको फिर से पढ़ना है अपने को, है ना। तो ये परंपरा हमको दिखाई पड़ती है। अब इन दोनों पद्धतियों के गुण क्या है, गुण क्या है, देखो सबसे पहले तो वैज्ञानिकता। ठीक है, मतलब एक सिस्टम से अरेंज करने की व्यवस्था हमको दिखाई पड़ती है। निरपेक्षता, मतलब यहां पर किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं दिखाई पड़ता। जैसे आप आचार्य शुक्ल को ही यदि पढ़ेंगे ना, आचार्य शुक्ल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा, जहां पर बात तुलसीदास और कबीर की आती है ना, तो थोड़े से तुलसीदास की तरफ झुके हुए दिखाई पड़ते हैं अपने आचार्य शुक्ल। ठीक है, और इस बात को चिन्हांकित किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और कबीर करके उन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा झुकाव हमको दिखाई पड़ता है आचार्य शुक्ल का तुलसीदास की तरफ। तो जब इन पद्धतियों से आप इतिहास लेखन करते हैं तो वहां पर हमको दिखाई पड़ती है निरपेक्षता। इसके अलावा क्रमबद्धता, क्योंकि एक के बाद एक लिखा गया है, और तर्क पुष्टता भी दिखाई पड़ती है कि भाई हाँ ये इस कालखंड का कवि है इसीलिए इसको इस खंड में रखा गया है, ऐसा। दोष की अगर बात करें तो सबसे पहला दोष यह है कि युगीन प्रवृत्तियों की उपेक्षा। देखो जैसे आप समझना कि भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए जिसको हम भक्ति काल नाम देते हैं। लगभग 1375 से 1700 आचार्य शुक्ल ने कहा है विक्रम संवत में। उस कालखंड में तो बहुत सारे कवि हुए। उस काल में तुलसी भी हुए, मीरा भी हुई, उस काल में सूरदास भी हुए, तो नाभादास भी हुए। इस कालखंड में कबीर दास हुए हैं तो आपको गुरु नानक देव भी दिखाई पड़ते हैं। इस कालखंड में आपको मलिक मोहम्मद जायसी दिखाई पड़ते हैं, तो इसी कालखंड में आपको केशव दास भी मिलते हैं। तो आप जब कालक्रम के अनुसार लिखते हैं तो कालक्रम के अनुसार लिखने पर या वर्णानुक्रम में लिखने पर आप उनको वर्ण के हिसाब से या समय के हिसाब से तो व्यवस्थित कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पाते हैं कि फलाना कवि के काव्यों में हमको ये विशेषता दिखाई पड़ती है। जैसे
जैसे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के एकदम फ्लैग बेरर हैं, मतलब एकदम ध्वजवाहक हैं, वो राम भक्ति शाखा को अकेले लीड कर रहे हैं। लेकिन उसी उन्हीं के नाम के जस्ट नीचे वर्णानुक्रम में अगर आप देखोगे तो ता से आरंभ होने वाला कोई और कवि होगा। हो सकता है वो आधुनिक काल का कवि हो सकता है वो आदिकाल का कवि हो। जैसे कबीरदास है, कबीरदास क से आरंभ होता है नाम, है कि नहीं? कबीरदास का नाम क से आरंभ हो रहा है, तो हो सकता है उसके अगले बाद किसी ऐसे आधुनिक काल के कुमार विश्वास का नाम आ जाए, आप क्या कर लोगे? है कि नहीं? वो भी तो कवि हैं, ठीक है, हालांकि उस समय वो नहीं थे, है ना। लेकिन ये देखो ना कि ये पद्धति कैसे दोष लेकर के चल रही है अपने साथ, कि आप वहां पर युगिन प्रवृत्ति को तवज्जो दे ही नहीं रहे हो। आप वहां पर केवल या तो वर्णों को फॉलो कर रहे हो या तो टाइम पीरियड को फॉलो कर रहे हो, और कोई युगिन प्रवृत्ति यहां पर हमको दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी बात कि विश्लेषण या व्याख्या का अभाव हमको दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस कालखंड में आप क्या कर रहे हो? आप व्यक्ति का नाम दे रहे हो, उनका जीवन परिचय दे रहे हो, उनकी रचना लिख रहे हो। आप ये नहीं बता रहे हो कि इस कालखंड में इस कवि ने इस भाषा का प्रयोग किया है, तो इस भाषा में और किन किन कवियों ने लिखा है, इनकी भाषा किससे ज्यादा समान दिखाई पड़ती है। जैसे आचार्य शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल जब कबीरदास की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कबीरदास की भाषा जो है ना, वो ठेठ खड़ी बोली नहीं है, वो 5 अलग अलग भाषाओं की मिश्रण से बनी हुई भाषा है। मगही भी है, भोजपुरी भी है, अवधी भी है, आपका पंजाबी भी है, खड़ी बोली भी है। 5-5 भाषाओं से मिलकर के वो पंचमेल खिचड़ी बन गई है। सधुक्कड़ी भाषा है आचार्य कबीर की, मतलब कबीरदास जी की। तो आचार्य शुक्ल ने ये कहा है। तो जब आप सूरदास इनको भाषाओं की प्रवृत्तियों को देखते तो वहां पर आपको विश्लेषण करना अनिवार्य है कि भाई आप रीतिकाल पढ़ रहे हो तो रीतिकाल में आपको ऐसा नहीं कि रचनाएं लिखी हैं, रचनाकार लिखा है, बस बात खत्म हो गई। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि श्रृंगार रस की प्रधानता है। आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर कुछ कवि जो हैं वो जब जब किसी राजा का वर्णन करते हैं तो राजा के वर्णन में इतना डूब जाते हैं कि वो कल्पनाओं को उसमें जोड़ने लगते हैं, लता देह जैसे शब्द आने लगते हैं, नारियों का बहुत बुरे तरीके से चित्रण होता है, उनको भोग की वस्तु के रूप में प्रकट किया गया है। आप वहां विश्लेषण नहीं करते, आप वहां पर केवल रचनाएं लिखते हैं, रचना का नाम लिखते हैं, रचनाकार का नाम लिखते हैं, बस। तो ये दोष हमको वर्णानुक्रम पद्धति और कालक्रम जो पद्धति है ना, कालानुक्रम पद्धति, इन दोनों पद्धतियों में हमको ये दोनों बुराइयां दिखाई पड़ती हैं, दोनों दोष हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो गुण है, ठीक है। अब अगली पद्धति को कहा जाता है विधेयवादी पद्धति। इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखना कि विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं तेन महाशय, ठीक है। अब ये तेन महाशय कौन है सर? तेन महाशय ना बहुत सारा इनका शोध कार्य हमको भाषा पर देखने को मिलता है। ये असल में पाश्चात्य साहित्य के बहुत बड़े जानकार हैं, ठीक है। और उस जानकारी एक मिनट ना, एक सेकंड वेट करेंगे ना।
चलो, हाँ, तो विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं तेन। ठीक है, तेन महोदय, इनको कई बार हिंदी साहित्य में इनका नाम आता है। अब सवाल आता है सर ये था कौन आदमी? ये असल में एक फ्रेंच भाषा शास्त्री है, फ्रेंच है ये भी, जैसे गार्सा द तासी है ना, वैसे ही ये भी फ्रेंच भाषा शास्त्री है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था इप्पोलाइत एडोल्फ तेन। इप्पोलाइत एडोल्फ तेन, ये इसका नाम था। ठीक है, इसी की ये जो पद्धति है ना, विधेयवादी पद्धति, इस विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करके आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसीलिए इनको, ये जो हमारे तेन महोदय हैं, इनको कहा जाता है विधेयवादी पद्धति के जनक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं कौन? इप्पोलाइत एडोल्फ तेन। इप्पोलाइत एडोल्फ तेन, या इसको सीधा बोलेगा तेन महाशय। तो ये फैक्ट याद रखना, ये मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि तेन महाशय का पूरा नाम क्या था, ये फंसा देगा क्वेश्चन। इसका नाम था इप्पोलाइत एडोल्फ तेन। ठीक, इसने क्या काम किया सर? देखो, इसमें होता क्या है, विधेयवादी पद्धति में होता क्या है समझना। साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्र करके तदयुगीन वातावरण और परिस्थिति एवं जातीय परंपरा का वर्णन विश्लेषण किया जाता है। ठीक, मतलब क्या होता है समझना। जब भी आप विधेयवादी पद्धति देखते हैं तो विधेयवादी पद्धति में सबसे पहले यह देखा जाता है कि यह रचना किस काल की है। कालखंड देखा जाएगा, सबसे पहला काम कालखंड। दूसरी बात, उस कालखंड में जो सामाजिक परिस्थिति है वो क्या है। सामाजिक परिस्थिति है वो क्या है। अब तीसरी चीज ये देखा जाता है इसमें कि साहित्य का स्वरूप क्या है। साहित्य का स्वरूप, इसी के आधार पर, इन तीनों के आधार पर विभाजन होता है साहित्य के प्रकार का। इसी के आधार पर आप क्या निर्धारित करते हो? साहित्य का प्रकार निर्धारित करते हो, जैसे आचार्य शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल का जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, 1929-28 के आसपास जो पुस्तक आई थी, उस पुस्तक को यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो पुस्तक आई थी उसमें कालखंडों को केवल नाम दे दिया गया था। पहले काल को नाम दे दिया गया था आदिकाल, फिर नाम दे दिया गया था पूर्व मध्य काल, फिर बोल दिया गया उत्तर मध्य काल, और बोल दिया गया आधुनिक काल। ठीक, लेकिन जब उन्होंने विधेयवादी पद्धति से इस पुस्तक को लिखा तो हर कालखंड की प्रवृत्ति के हिसाब से इनका पुनः नामकरण हुआ। जैसे आदिकाल को उन्होंने कहा वीर गाथा काल, कहा है वीर गाथा काल। पूर्व मध्य काल को उन्होंने कहा भक्ति काल। रीति काल नाम दिया था उत्तर मध्य काल को, और आधुनिक काल को उन्होंने नाम दिया गद्य काल। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके जब आप रचना करते हैं तो उस पद्धति को कहा जाता है विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं तेन महाशय। और इसी ने कहा कि भाई किसी साहित्य में, साहित्य के इतिहास में 3 चीजों का होना जरूरी है। याद है आपको? जाति, वातावरण, क्षण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें इन्होंने बताई। एक तो बताया कि भाई जाति, एक बताया वातावरण, और एक बताया इन्होंने क्षण विशेष। इन 3 चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब भी आप साहित्य का इतिहास लिखते हैं या साहित्य के इतिहास का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद हाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस विधि का प्रयोग किसने किया? आचार्य शुक्ल ने किया है। ठीक है,
अगली पद्धति को कहा जाता है समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति में बेसिकली ये देखा जाता है कि समाज की घटनाएं कैसे चल रही हैं। इसमें समाज को दो भागों में बांट कर देखा जाता है। एक भाग में रखा जाता है बुर्जुआ वर्ग को, है ना, यानी एक वर्ग जो होता है वो शोषण जिसका हो रहा है, और दूसरा जो शोषण कर रहा है, इसी रूप में देखा जाता है। और ये विचारधारा बेसिकली कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। ये देखो, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित ये विभाजन है। इसके अंतर्गत उन साहित्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है जो कि आध्यात्मिक बात करते हैं, जो कि समाज के आदर्श की बात करते हैं, है ना, आध्यात्मिक आदर्श की बात करते हैं। उन सब साहित्यों को समाजशास्त्रीय पद्धति में शामिल नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है किन साहित्यों को? ऐसे साहित्यों को जो कि दो वर्गों के संघर्ष पर आधारित हो। वर्ग संघर्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है समाजशास्त्रीय पद्धति में। दूसरी बात, यहां पर पीड़ित और शोषक, साहित्य में इन दो भागों में बांट करके देखा जाता है कि भाई पीड़ित कौन है और शोषक, या इसको बोल सकते हो शोषित कौन है और शोषक कौन है। इसके अलावा यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई वर्ग चेतना कितनी महत्वपूर्ण है। वर्ग चेतना को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है समाजशास्त्रीय पद्धति में। श्रम का विभाजन होता है, यहां श्रम का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। श्रम का महत्व बोल दो, विभाजन नहीं, श्रम का महत्व आपको देखने को मिलेगा। श्रमिक विमर्श की बहुत सारी रचनाएं समाजशास्त्रीय मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। श्रमिक विमर्श की जो पुस्तकें हैं ना, उनको रखा जाता है समाजशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत। तो समाजशास्त्रीय पद्धति में बेसिकली मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित माना जाता है और साहित्यों को जनहित की कसौटी पर मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं कि अवतार वाली कोई चीज है उसको आंख बंद करके मान लिया जाता है, नहीं। मार्क्सवादी साहित्यों में जनहित एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये एक तरीका होता है लिखने का। पांचवा तरीका, विमर्श या विचारधारा के आधार पर पद्धति। इसमें यह देखा जाता है कि भाई किसको केंद्र में रख करके रचना की गई है। ठीक है, जैसे उस काल में अलग अलग प्रकार के साहित्य हमारे पास फैले हुए हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई इसके अंतर्गत दलित विमर्श की कौन सी पुस्तकें हैं जिसमें दलितों के उद्धार की बात कही गई है, दलितों की यथार्थ स्थिति को दिखाया गया है। जैसे मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़ेंगे, है ना, मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी रचना है। ठीक है, कफन एक रचना आप पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, कफन रचना पढ़ते हो आप। स्त्री विमर्श की जैसे निर्मला आप पढ़ते हैं, निर्मला स्त्री विमर्श की रचना है। ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखकर जैसे गोदान आप पढ़ते हैं। गरीबी को ध्यान में रख करके जैसे गोदान को आप गरीब विमर्श के अंतर्गत भी रख सकते हैं। गरीबी के कारण ही अंत में गोदान नहीं कर पाता होरी, है कि नहीं। आदिवासियों को ध्यान में रख करके कौन सी रचना की जा रही है, पिछड़ों को ध्यान में रख करके कौन सी रचना की जा रही है। तो ऐसे विमर्श के आधार पर रचनाओं को अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है, रखा जाता है। तो एक पद्धति ये है। तो कुल मिलाकर देखें तो साहित्य के इतिहास लेखन की 5 पद्धतियां हैं। पहले को कहा गया वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरे को कहा गया कालानुक्रम पद्धति, तीसरे को कहा गया विधेयवादी पद्धति, चौथे को कहा गया समाजशास्त्रीय पद्धति और पांचवे को कहा गया विमर्श या विचारधारा के आधार पर आधारित पद्धति या विमर्श पद्धति इसको कह दिया जाता है। तो 5 पद्धतियां हैं, इनको अच्छे से याद करिए। ठीक है, और कौन सा रचनाकार किस पद्धति से संबंधित है ये ध्यान रखिएगा। ठीक,
ये जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं हर एक हिस्से में, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनको सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है, इनको सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिख लेंगे, हो जाएगा। ओके सुखलाल। हम्म हम्म तासी जी का बुक इन्होंने और भी संस्करण, 2 संस्करण में तो बांटा ही इन्होंने, है ना, 2 संस्करण में बांटा है। एक को 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा वाला 1847 में, ध्यान रखना, ठीक है, 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ है। हाँ याद तो करना पड़ेगा। अरे याद क्या करना, मैं आप लोग को इतना सिस्टमेटिकली बता दे रहा हूं ना कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। हाँ, फैक्ट को मिस मत करना भाई, फैक्ट मिस करोगे तो गलती होगी, बस और कुछ नहीं। समझ में नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, समझ में सारी चीजें आएंगी, ठीक है। चलो, तो कल हम लोग शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है। तो ये इतिहास लेखन की परंपरा हमने शुरू की है, 5 पद्धतियों को पढ़ लिया है। कल हम लोग पढ़ना चालू करेंगे साहित्य का काल विभाजन कैसे होता है, ठीक है, कैसे होगा, मतलब हिंदी साहित्य में फिर से कहानी चालू होगी। गारसा दत्तासी से 1839 से 2 भाग मिलेंगे, यानी 1839 और 1847। उसके बाद फिर आएंगे शिव सिंह सेंगर, वही अपने 838 रचनाकारों को लेकर के, है नी, 1883 में। उसके बाद आएंगे फिर ग्रियर्सन, तो 11 कालों के कौन कौन से नाम हैं। फिर मिश्र बंधु आएंगे, तो मिश्र बंधु में कितने भाई थे, क्या क्या नाम है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। शुक्ल जी आएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे, गणपति चंद्र गुप्त आएंगे, राम कुमार वर्मा आएंगे, है ना। तो ऐसे रचनाकारों को हमको इनके नाम पढ़ना है, ठीक। यहां से एक पहला नोट्स मैं आपको कल हो सकता है प्रोवाइड करूंगा, वो है हिंदी इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। कल आप लोग को एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है, उसमें लगभग 20-25 साहित्यकारों के नाम हैं। उन नामों को पढ़ना है, याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन तो मैं पैटर्न बताता ही चल रहा हूं ना नमिता। ये देखो, जैसे मैंने आपको यहां पर देखो, यहां पर आपको ना पैटर्न ही बताया है, ये देखो, ये क्वेश्चन का पैटर्न ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पैटर्न ही है, कवि और रचना, प्रमुख काव्य पंक्तियां, आचार्य शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास और कवि परिचय। यहां से पद्य खंड से क्वेश्चन आएगा, गद्य खंड से जब क्वेश्चन आएगा तो इन 4 हिस्सों से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सब अपडेट कराता हुआ चल रहा हूं, आप लोग साथ में पढ़ते जाओगे ना, और नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाना और नोट्स पे कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन आपके नोट्स से ही आ जाएंगे, इतना मैं बोल सकता हूं, ठीक है। इतना भरोसा करके चलना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट तब तक जब तक कि सिलेबस नहीं है आपके पास। नहीं भाई प्रमोद, वर्ग 1 और 2 का तो नहीं है यार, दोनों का सेपरेट है। दोनों का सेपरेट है। क्वेश्चन सेट मैं देता जाऊंगा, है ना सुखलाल, कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में देता रहूंगा भाई, है ना। बेस्ट बुक है इसके लिए दृष्टि आईएएस की, जो हिंदी नेट सेट के लिए जो आती है ना बुक, अच्छी किताब है। और अगर प्रैक्टिस करना होगा तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, मोटी वाली है, उस ऑरेंज कलर की आती है, वो चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, अच्छी किताब है, आपका तैयार करा के पूरा दे देगा वो, ठीक है। चलो कल मिले फिर, ठीक है। ऐसे ही ना 2-2 घंटे करके पढ़ेंगे,
आप लोग का साहित्य वाला हिस्सा कवर जल्दी करा दूंगा मैं। ठीक, चलो, क्योंकि आगे जा करके ना टाइम लेना है अपने को, कहानी पढ़ने में टाइम लगेगा, उपन्यास पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल, है ना। तैयारी करो यार, तैयारी मत छोड़ना। ठीक।